आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल राजस्थान इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में दिन प्रतिदिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। और ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम कब लगेगी, रेप की घटनाएं क्यों होती हैं, महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, कानून सख्त है फिर भी मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, दहेज पर लगाम कब लगेगी। प्रदेश से महिलाओं से जुड़ी कई दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगह जाकर लोगों से बातचीत की है। तो सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं और बच्चों के साथ रेप के आंकड़ों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश और प्रदेश में महिलाएं और बच्चा सुरक्षित नहीं है। बोलो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है आखिर महिलाएं और बच्चियां कब सुरक्षित होंगी? महिलाएं और बच्चों के साथ लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार दोषी है, कहीं ना कहीं हमारी जनता दोषी है। जनता जिनके साथ रैप हो रहा है वो शांत हो जाते हैं, माता पिता उनको दबा देते हैं, आगे आकर बोलने नहीं देते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी। जब तक अपराधी को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, मैं तो कहती हूँ जो भी अपराधी है, बलात्कार कर रहा है या महिलाओं के साथ और कोई अत्याचार कर रहा है या मारपीट कर रहा है, चाहे वो उसका पति ही हो, जब तक उसको सार्वजनिक रूप से हम नंगा नहीं करेंगे तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती है। आज हमारे परिवार की जो हमारा सोशल स्टेटस बन गया है कि हम महिलाएं रात को 8 बजे बाद डरने लग गई है, वापस डरने लग गई है, जो कि लोकतंत्र है। आज आज़ादी को इतना साल हो गया और उसके बाद भी महिला पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारें दोषी है, हमारे राजनीतिक संगठन दोषी है और आम तरीके से मैं तो ये कहूँगी हमारा परिवार भी दोषी है। बिल्कुल, देखिए इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्या लगता है, क्या लोग जागरूक नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला जागरूक नहीं है, इस तरह की घटना वारदात होने बाद भी खुलकर सामने नहीं आते हैं? एक्चुअली में क्या है ना, 2 रीज़न है। जो छोटी बच्चियां होती है उनके साथ में जो रेप हो रहा है वो समझ में आता है। जो बड़ी लड़कियां 18 से ऊपर की लड़कियां हैं उनके साथ में सेल्फ कंसीडर कहीं हद तक जुड़ा हुआ होता है। वो लड़कियां रेप का केस इसलिए दर्ज करवाती है क्योंकि उनको समाज का कहीं ना कहीं डर होता है। उनको पहले झांसा दिया जाता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और उस तरीके से कहीं बुलाया जाता है जहाँ उनके साथ में कोई गैंग रेप होता है, तो लड़की वहाँ तक तो जा ही रही है ना। तो क्या होता है कि जब वो किसी इंसान से मिलती है तो वो खुल के अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती कि मैं किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हूँ या कुछ भी है, वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती है। अगर समाज में ये चीजें खुलकर होने लगे, समाज वाले ये चीज समझे कि अगर वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है तो उसको देखो, उसका इन आउट जो भी कुछ है वो आप उसको परखो, देन उसके बाद में ये चांसेस रहते हैं कि हाँ कहीं हद तक लड़कियां सेफ हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी यहाँ देखने को मिलती है, जिसके चलते वारदातें लगातार बढ़ जाती है। महिलाओं और बच्चों पर रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है, किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है? इन पे काबू इस तरह पाया जा सकता है कि इनको जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बिल्कुल, देखिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, जिसके चलते आज महिलाएं और बच्चियां जागरूक नहीं हो पाती है और अपनी बात खुलकर रख नहीं पाती है, या फिर काउंसलिंग करवानी चाहिए सरकार को या सामाजिक संगठन को? बिल्कुल, काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका कारण है हमारा सोशल स्टेटस। मैं इसको सोशल स्टेटस मानूंगी कि महिला की विरोधी है। जैसे किसी एक महिला के साथ कुछ रेप का कांड होता है, सारी महिलाएं उसकी आलोचना और प्रति आलोचना में लग जाती है, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचती है और दोषी को अपराधी नहीं ठहराती है। वो कहती है पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा ही होगा। तो मैं ये कहती हूँ काउंसलिंग की सख्त से सख्त आवश्यकता है और एनजीओज को इसके लिए आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, महिला संगठनों को आगे आना चाहिए, गाँव में अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग करने की भी जरूरत है, क्योंकि आज जो रेप पीड़िता होती है वो भय के साए में रहती है और खुलकर जो है अपना पक्ष रख नहीं पाती है। क्या लगता है रेप की वारदातों पर किस तरह लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, महिला दुष्कर्म के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए जरूरत है कि सरकार इस पर कोई सख्त और क्विक डिसीजन वाला कोई कानून बनाए। अपराध हो जाता है पर उस पर नतीजा आते आते कई साल लग जाते हैं, जिसके चलते भी अपराधियों को कहीं ना कहीं अपराधी सक्रिय हो रहे हैं और उनको बढ़ावा मिलता है कि इतने सालों में नतीजा आएगा, तब तक जाने क्या हो जाए। बिल्कुल, देखिए सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है। क्या लगता है अपराधियों में भय नहीं रहा है, अपराध करने के बाद जेल जाता है, छूटने के बाद वैसे ही वारदातों को अंजाम देता है?
एक्चुअली में क्या है कि पुरुष प्रधान समाज जिसको कहा जाता है, अपने लड़के को हम लोग उस तरह से एजुकेट करते हैं कि लड़के को हर तरह की छूट होती है। तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उनके अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो पेरेंट्स वगैरह आगे आके नहीं मेरा बेटा, ऐसे कई सारे कांड हैं जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो लड़की छेड़ने जाता है, लड़की छेड़ के आता है तो बोलते हैं वाह वाह मेरे लड़के की तो देखो 4 से 5 गर्लफ्रेंड है। और वहीं कोई लड़की अगर किसी लड़के के लिए कुछ होता है तो वो बता नहीं पाती। और ऐसे में अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाता है तो सभी लोग उसको बचाने में लगे रहते हैं। एक लिमिट क्रॉस उस पर पैसा खर्च किया जाता है, वकील अच्छे से अच्छा हायर करता है। और लड़की पहले तो समाज की वजह से चुप रहती है, प्लस उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके वहाँ पे लड़ सके। और जैसे तैसे कोई लड़की हिम्मत भी करती है तो समाज के डर से वो नहीं कर पाती। तो कुल मिला के जो अपराधी है उनको बिल्कुल भी थोड़ा भी ना तो सरकार का भय है, ना किसी का सख्त कानून का भय है, और उन्हें समाज का बिल्कुल भी भय नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि अपराधियों में अब भय नहीं रहा है, अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है सरकार को सख्त कानून बनाने की, और जो अपराध कर रहे हैं उनको सख्त सजा का प्रावधान हो, कानून में बदलाव हो। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि कई जो रेप पीड़िताएं होती है खुलकर सामने नहीं आ पाती है और कहीं ना कहीं अपने पक्ष नहीं रख पाती है। तो ऐसे में सरकार को, सामाजिक संगठनों को, एनजीओ को आगे आना होगा, जागरूकता अभियान चलाने होंगे और काउंसलिंग करनी होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं रेप की वारदातों पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं हमारे संवाददाता जावेद खान अजमेर पहुंचे, लोगों से जानकारी ली। आइए आपको भी सुनाते हैं। प्रदेश भर में दिनों दिन इतनी जागरूकता होने के बाद भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बदस्तूर जारी हैं। और इसी क्रम में अजमेर शहर के कुछ बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि इस पर किस तरीके से रोक लगे, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे। स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार जो अत्याचार जारी हैं, किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है? सर, जैसा कि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आए दिन महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं और समाज में इतना कुछ फैला हुआ है, मगर लोग इसके बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। देखा आए दिन थानों में इतने केस जाते हैं, मगर उसका क्या होता है, सिर्फ तारीखों पे तारीख चलती रहती है, मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। मेरी प्रशासन से, सरकार से यही आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि सर, ये जो महिलाओं पर जितने भी अत्याचार किए हो रहे हैं या जो घरेलू हिंसाएं जो हो रही हैं, इन सभी को लेके कड़े से कड़े नियम बनाए जाएं और इन नियमों के ऊपर जो भी इनका जो निर्णय होता है वो जल्द से जल्द इनके ऊपर निर्णय लिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि इन पर कड़े से कड़ा नियम होना चाहिए और निर्णय भी तुरंत होना चाहिए जिससे इस पर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, ऐसी बात है। इस मामले में सिर्फ कानून ही अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए समाज को भी कुछ हाथ अपना डालना चाहिए इसमें। जैसे समाज के कुछ बुद्धिजीवी जो गणमान्य माने जाने वाले सरपंच या सदस्य हुए अपने अपने आसपास के इलाके में कुछ टीम बनाए, विशेष टीम, जहाँ पे कुछ ऐसे लुच्चे उचक्के छोरे को या ऐसे कुछ परिवारों को चिन्हित करके उन पर निगरानी रखें और मौका देख के उनको बंद कर दिया जाए। तो इससे क्या कि लोकल अपने तरह यहाँ तक का स्तर तो सुधर जाएगा। और ऐसे ही अगर हर परिवार, हर समाज, हर इलाका करता जाए तो शायद काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोली कि समाज का भी इसमें एक अहम रोल होना चाहिए जो इस तरीके की हरकतों पर अंकुश लग सके। क्या कहना तुम्हारा इस बारे में? मैं मेरे बड़े भाइयों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और ये जो कह रहे वो सही बात है। हमारे जो देश में या हमारे छोटे मोटे एरिया में या हमारे शहर में जो ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं लेडीज़ों पे, लड़कियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर, तो उन पे सख्त रोक लगाई जाइए। सरकार से मेरी भी पूरी जो भी है। बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल रोक लगाने की बात बदस्तूर जारी रही है, सब तरफ से कड़ा नियम होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी सर, जैसे पुष्कर में जो पहाड़ी के ऊपर वो डेड बॉडी मिली थी जिस लड़की का बलात्कार हुआ था, उसको पकड़ तो लिया लेकिन अभी उसकी सज़ा का कुछ पता नहीं है, फांसी होगी या और कोई सज़ा मिले, लेकिन उसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे बलात्कार करने वालों को एक नहीं 100 बार सोचना पड़े। ऐसी सज़ा तय होनी चाहिए जिससे कोई भी बलात्कार करने से पहले आप अपनी माँ और बहन के बारे में भी सोचें। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पुष्कर के अंदर एक रेप कांड हुआ था जिसमें उसको रेप के बाद हत्या कर दी थी, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जिस तरीके से सरकार इसको तारीखों पर तारीख चलाती है तो उससे ये महिला पर अत्याचार करने वालों की तादादों में जो है बढ़ोतरी होती जाती है और उनमें खौफ खत्म हो जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए और उसके साथ उस पर अमल भी होना चाहिए। जब तक खौफ नहीं होगा पब्लिक में, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
ये बात भी सही है, पब्लिक में बिल्कुल खौफ होना चाहिए। जब तक खौफ नहीं होगा तो पब्लिक में जब तक इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी और इस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। बहरहाल वही हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी उदयपुर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी। आइए देखिए। आखिर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम कब कसी जाएगी? कानून सख्त होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार जैसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्यों रेप जैसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है? इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज के बोलियो राजस्थान कार्यक्रम में मैं उदयपुर में एक परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचा हूं। यहां पर जो महिलाएं हैं जो आमतौर पर पीड़ित महिलाओं के यहां पर पहुंचने पर उनकी समस्या का निराकरण करती है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि रेप जैसी घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम, स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। क्या लगता है आपको, क्या कारण है जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही है? आपको पता है कि सोशल मीडिया हम पर कितना हावी है। आज कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में तुरंत आ जाती है, तो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं और हंसी मजाक हर कोई कमेंट करना, इससे भी इस तरह की वारदात बढ़ती है। जब हम कोई काम करते हैं तब नहीं सोचते हैं कि इसका क्या होगा अंजाम, और हम कर लेते हैं। कोई लड़का अगर चैट कर रहा है, कोई लड़की चैट कर रही है तो हम कर लेते हैं। उसके बाद मिलना जुलना और फिर उसके बाद कुछ हो जाती है घटना, तो हम पुलिस में कानून में चले जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं सोशल मीडिया को इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी जो हो रही है उसमें सोशल मीडिया थोड़ी सी पाबंदी लगाए तो अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है। 100% है। आप जितने भी FM देखते हो, रेडियोस देख रहे हो, उसमें रोज एक चलता है कि चलो रिश्तों को लेके बात करते हैं। हमारे रिश्ते आजकल इतने आम हो गए कि रिश्तों को हम रोड पे लिया है। रिश्ता पर्सनल है, रिश्ता अपना है, हम आपस में रिश्तों की बात करें, पर रिश्तों को अगर हम बाजार में लिया है तो एक हंसी मजाक और ठिठोली नहीं है। मैं इससे अपनी आपत्ति दर्ज कराती हूँ कि रिश्तों को कम से कम मीडिया पे और उस पर तो नहीं लाए, बैठ के रिश्तों को अपने साथ चौराए। बिल्कुल, रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं कि हम अब सोशल मीडिया के माध्यम से उन रिश्तों को बनाने में जुटे हैं। और परिवार परामर्श केंद्र की संचालिका डॉक्टर सुषमा कुमावत ने जिस तरह से अपनी राय बताई है, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक अधिवक्ता शिल्पा पामेचा हमारे साथ हैं, वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को किस नज़र से देखती है और क्या वो सुझाव देते हैं, ये बात जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत करता हूँ मैडम। जी नमस्ते। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो अपराध और घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए लड़के लड़की दोनों जिम्मेदार हैं। पिछले दिनों की कुछ घटना थी कि जिसमें एक लड़की ने घर से भागकर शादी करी और उसके बाद उन दोनों में बनी नहीं, तो वो घर आ गई और लड़के ने उसके फ़ोटो आपत्तिजनक वायरल कर लिए। तो ये बहुत गलत हुआ। उस लड़के को ये लगा कि ये लड़की और किसी के साथ ना चली जाए, तो उसने एक कुकृत्य किया। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई और इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं। कहीं ना कहीं तो लड़की भी है ना घबरा के केस दर्ज नहीं कराती है कि समाज में आ जाऊंगी, सबके सामने आ जाऊंगी, इस तरह से वो एक्सपोज नहीं होना चाहती। तो कहीं ना कहीं वो घटना को बताती नहीं है, और कभी बता भी देती है तो घर वाले, दूसरे रिश्तेदार सब उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कर देते हैं कि वो भी घबरा जाती है। तो कहीं ना कहीं हम इसे समाज को भी जिम्मेदार मानते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो अपने आसपास हमें देखना होगा, लड़कियों को भी समझाना। Opposition stands firmly behind our armed forces and the families. They have done a great service to this nation, 75 years of our Indian independent history. I think we owe everything and more to our young men and women in uniform who are guarding our borders through thick and thin, leaving their families behind. I think the more we can do for them, the less it is. So I believe the Congress party, as a political party, has always stood behind. And today we are celebrating the leadership of Mrs. Indira Gandhi, who liberated Bangladesh. So it tells you our history, our commitment today, and even for the future. I come from the armed forces background, and I can tell you that our soldiers, our men in uniform, are second to none, and they deserve the best. And your senior colleague Manish Tiwari has written a book which is going to be released on December 2nd in connection with the Mumbai terror. And he has stated that the response of UP1 could have been kinetic. No, I have not seen any of. I have not seen what you're talking about. Sachin, the last time when you were here in Trivandrum was just before the elections. Right. After your 1 year and a half long rebellion against the Rajasthan Chief Minister, now you must be very happy and contented. But today, when I was going through the previous newspapers, I just realized that there are still some issues, being bogged down in the Rajasthan Congress politics, especially by the So what's the question now? What's the question? Advisor to the CM.
So What is the question? What is the question? No. How do you see all these? I've had a press conference yesterday, and I've stated very clearly that our intent, and all of us, not just me, all of our party leaders, we have to break the cycle of 5 years BJP, 5 years Congress in Rajasthan. And I think we are working towards making sure that we make the right moves. We're on the right track. We had some changes in the government, some vacancies were filled. And for the first time in Rajasthan, 4 Dalits were made ministers in the cabinet. For 2 years, we had no Dalit in the cabinet. So issues like this were brought up. I am very happy that Mrs. Sonia Gandhi, Rahul Ji, Priyanka Ji have taken cognizance, and we have now moved in the right direction, empowering weaker sections, Dalit tribals, women. That's been our motto, and that's what the Congress Party stands for. The reformulation of the cabinet, I think it will give impetus to our efforts to make sure that we win the 23 Vidhan Sabha elections, because 24 is Lok Sabha. So we have to win the people's trust in 2023, and that's our collective endeavor, all of us in the Congress Party in Rajasthan. Okay, what's your future? Will it be in Rajasthan politics or will it be in the national For politics? 2 decades, ma'am. Whatever the Congress Party has assigned me, I have been more than happy to do that job and discharge that responsibility to the best of my abilities. And now, whatever role the Congress Party decides for me, I'm more than happy to do it. But our aim, priority is somehow to make sure that we win the 23 elections, because we only have 22 months left. So whatever work party gives to me, I'll be more than happy to do. But priority will be to remain, make sure that we win the 23 election in Rajasthan. In majority of the states, Congress is having some fights or the other, especially among factions. There is no faction anywhere, this state or the other state. There may be minor difference of opinion, but ultimately, collectively, the Congress Party stands united. And I can assure you in the time to come, just like the 5 states by-elections, the 5 state elections happening next year, and in the time to come, the only political party to take on the BJP nationally remains the Congress Party. We have the bandwidth, the presence, and the resolve to mount a formidable challenge and defeat the BJP nationally. And I can assure you, in the time to come, they will pay a price for all the misgovernance they've had for 7 years. Should really pass on some benefits to the people of Kerala. I believe it's the only state that has not reduced the prices of petrol and diesel. It's unbelievable how everyone is doing it, but the Kerala government, despite winning a second mandate, has failed to reduce the price even by a single rupee of diesel and petrol. They are actually attacking the pockets of the middle class and the poor people, which is unacceptable, and Congress Party will make sure that the government of Kerala is forced into reducing the prices of fuel, petrol and diesel. और हनुमानगढ़ में भी इंडिया न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने लोगों से उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं भी होने लगी हैं, बच्चियों के साथ भी होने लगी है, और उसी के साथ महिला अत्याचार और दहेज के भी मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। आज इंडिया न्यूज़ की टीम बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत यहाँ पहुँची है, जहाँ पर तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से प्रदेश में जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसे कैसे रोका जा सकता है और बढ़ने के आखिर कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है और सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो राजस्थान बड़ा शांत प्रिय प्रदेश है, लेकिन आजकल हमें बड़ी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। रेप की घटनाएं, मतलब ये सेकंड नंबर पे आ रहा है राजस्थान। तो अब हमें फील होने लगे कि आखिर ऐसा समाज का क्या असर हो गया, कि कारण क्या है इसके पीछे। तो उसके पीछे जो हम आम तौर पे समझते हैं, कुछ तो पुरुष प्रधान समाज है। लड़कों को जो जब पाला जाता है उसको सिखाया जाता है कि तू बहन से कुछ अलग है, तू कहीं भी घूम सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंस दी जाती है, संस्कार नहीं दिए जाते, तो मैं इसको बहुत बड़ा कारण मानती हूँ कि जो हमें दुखद भी है कि आज एक महिला बच्ची को पैदा करने में भी हिचकिचाती है इस बात के लिए कि क्या मेरी बच्ची पैदा होगी, क्या वो समाज में सेफ है। तो बहुत मतलब शर्म आती है इस बात पे कि हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है, कि बच्ची को पैदा करने, जबकि हमारे समाज में महिला की पूजनीय माना जाता है, सम्माननीय माना जाता है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल दोगले हो रहे हैं। हम नवरात्रों में उसकी पूजा करते हैं और उसके साथ बाद में हम लोग उसी के साथ गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। तो एक जो सम्मान महिला के लिए पैदा होना चाहिए बचपन में बच्चे के अंदर, वो हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। अभी नए जजेस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कानून में इतनी पेचीदगियाँ हैं कि अपराधी जो बच के निकल जाता है।
हम गवाहों पे गवाह पेश करते हैं, उन पॉइंट्स में मतलब हमारे लंबा संविधान है, लेकिन उस लंबे संविधान में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो कानून की पेचीदगियों के कारण से वकील उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक जो कानून का डर होना चाहिए वो नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ राजनीतिक जो हैं वो जो इंटरफेरेंस रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश में समाज की नैतिकता को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अत्याचार बढ़ रहे हैं, दहेज जैसे मामले काफ़ी आ रहे हैं, तो दहेज मामलों को कैसे रोका जा सकता है? जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में दहेज प्रथा अब इस टाइम पर काफ़ी उच्च स्तर पर है और दहेज के काफ़ी मामले सामने भी आए हैं, लेकिन इसके जिम्मेवार भी हम महिलाएं ही हैं, क्योंकि हम अगर महिलाएं एकजुट होकर इसका विरोध करें तो ये समस्या शायद नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन्होंने दहेज के बारे में बताया। अब जैसे काफ़ी ऐसे स्थितियाँ हुई, अब महिलाएं बच्चियों को पैदा करने से हिचकिचाती है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब हिचकिचाना इसी बात के लिए होता है कि लड़कियां जो हैं आगे सेफ नहीं हैं। उनको यही बोला जाता है कि हाँ शाम हो गई, आप घर में घुस जाओ, रात को मत घूमो, अकेले आप घूम नहीं सकते हो। तो इसके लिए तो बस यही है, आप अपने बेटों को सिखाओ साथ में कि नहीं, आपको लड़कियों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब तक उनके मन में ये चीज़ नहीं आएगी, आगे लड़कियां सेफ नहीं हो सकती। दहेज प्रथा जो बढ़ रही है वो उसका कारण मेन जो सासू माँ है वो ही है लड़की ही लड़की की दुश्मन बनी हुई है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या मानते हैं महिलाओं पर अत्याचार आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है अशिक्षा। अगर अपने शिक्षित होंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज शिक्षित होके भी औरतें अपने घर में बैठी क्यों बैठी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को बाउंड किया जाता है कि आपको घर में ही रहना है। अगर वो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी घर में क्यों बैठी है? वो अपनी मर्जी से नहीं बैठी है। हो सकता है उस पर कोई ना कोई प्रेशर है, इसीलिए उसको आगे निकालो। अगर 2 बच्चे हैं तो लड़के को ये कभी मत सिखाओ कि वो लड़की है या तू बाहर जा सकता है, वो नहीं, वो दोनों इक्वल है और उन दोनों को बाहर भेजो। कहीं अपने ये बोल देते हैं कि वो नहीं जाएगी शाम को, तो लड़के में ये होता है कि बस ये लड़की इसीलिए, तो भाई भी अपनी बहन को इस चीज़ के लिए बोलेगा तू नहीं जाएगी, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो दोनों को इक्वल रखो तो ही वो समाज में आगे बढ़ सकेंगे और तो ही आगे प्रोग्रेस हो सकेगी। इन्होंने साफ तौर पर बताया भी जिस प्रकार से बच्चियों को और बच्चों को एक समान रखना पड़ेगा। आपसे आखिरी एक सवाल है, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है महिलाओं को? क्या संदेश है सरकार को? क्या पहल करनी चाहिए सरकार को? एक तो कानून का एक डर जरूर पैदा होना चाहिए कि आमतौर पे क्या होता है, पुलिस का कोई डर नहीं है, और दूसरी बात जो FIR दर्ज जल्दी से नहीं की जाती है, उसके लिए प्रेशर करना पड़ता है। सबसे पहले आम औरत के साथ पहली बात तो हमारे समाज में एक शर्म जो है बहुत महसूस करते हैं, लेकिन यदि वो शर्म को भी त्याग कर चले भी जाते हैं तो आगे पुलिस उनको इस तरह से तंग करती है, वकील ऐसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो एक्चुअली बिल्कुल जो आजकल 164 के भी बयान होते हैं उनको अंदर किया जाता है, तो वो ज़रूरी है ये बात। मैंने यहाँ तक देखा, अभी पीलीबंगा में हमारे बिल्कुल पास में है जहाँ पर रेप चलता रहा, वहाँ पर 2-3 दिन उस लड़की को लगे, जबकि सालों से एक बड़ी बहन के साथ जब छोटी बहन ने एक हिम्मत दिखाई तो उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पर वो 2-3 दिन तक कोर्ट के बाहर बैठी रही, उसके बयान नहीं हो रहे, चालान होने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो है जिसमें परिवार पीछे हट जाता है, समाज पीछे हट जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसा इन्होंने साफ तौर पर कहा भी कानून को कहीं ना कहीं बदलने की आवश्यकता है, जो प्रक्रिया जो जटिल है उसे कहीं ना कहीं सरल करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोका जा सकता है। और साथ में सरकार से भी इन्होंने गुजारिश की है भी तमाम वो तरीके के सारे कार्य किए जाए जो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित को लेकर हो। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा।